गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है परख। तो यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ जो है प्लान करना शुरू कर दिया है कि परख जो असेसमेंट प्रोग्राम होगा आपकी एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, तो उसको जो है वो लॉन्च करने के लिए 2024 से कहा जा रहा है कि शायद लॉन्च किया जाएगा। उसके लिए जो है अभी से डिस्कशंस शुरू कर दी गई हैं। तो एक्चुअली परख की जो है फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो अब आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं कि हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क देती है कि हमारी कंट्री में एजुकेशन की डेवलपमेंट कैसे होगी। तो थोड़ा आपको पता होगा कि फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आपकी 1968 में आई थी, सेकंड एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आई थी। जो 2020 में आई है वो हमारे फॉर्मर इसरो के जो चीफ थे कस्तूरी रंगन जी वो लेकर आए हैं। ठीक है, अब इसमें एलिमेंट्री एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक सारी के सारी कॉम्प्रिहेंसिवली उसको कवर किया गया है और इंडिया के पूरे एजुकेशन सिस्टम को 2040 तक जो है वो ट्रांसफॉर्म करने का प्लान है। अब ये ऑफ कोर्स जो पॉलिसी है ये ब्रॉड है बहुत और कोई मैंडेटरी नहीं है सारी स्टेट्स को, ऐसा नहीं कि फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ना एजुकेशन तो है वो कंकरेंट सब्जेक्ट है। तो इसलिए स्टेट्स और सेंटर दोनों अपने हिसाब से उस पर लॉ बना सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ये एक तरह से पॉलिसी गाइडेंस दे रहा है कि आपको किस हिसाब से लॉज बनाने हैं। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये प्लान है कि वो जितनी भी पॉलिसी में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जितनी भी रिकमेंडेशंस हैं उनको 2040 तक जो है वो इम्प्लीमेंट कर लेंगे। अब परख क्या है? परख जो है वो आपका एक न्यू असेसमेंट रेगुलेटर बनाया जा रहा है, जो कहा जा रहा है कि एनसीईआरटी के साथ ही मिलकर काम करेगा और जो स्टेट बोर्ड्स हैं उसके भी रिप्रेजेंटेटिव्स इसके अंदर जो है वो डाले जाएंगे। और जो है डिस्कशंस की गई हैं स्टेट्स के साथ और उसमें कहा गया है कि आप जो है परख जो रेगुलेटर बनाओगे जो एनसीईआरटी के साथ काम करेगा उस वो मिलकर आपको कैसे जो है स्टूडेंट्स को एनालाइज करेगा। साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम्स होंगे ताकि बच्चों को अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए एक साल में दूसरी बार भी मौका मिले। दूसरा, मैथमेटिक्स के जो हैं 2 तरह के पेपर होंगे, एक तो स्टैंडर्ड एग्जाम, दूसरा आपकी हायर लेवल कॉम्पिटेंसी को भी टेस्ट करने के लिए अलग से भी एग्जाम हुआ करेगा, ताकि जो है फेयर ऑफ मैथ्स जो है स्टूडेंट्स में उसको ख़त्म किया जा सके। फिर 2 तरह के क्वेश्चन पेपर सेट किए जाएंगे मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के लिए, एक होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और एक आपका जो डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट पेपर होते हैं। इसलिए जो है यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री को ये सजेशंस मिले हैं स्टेट गवर्नमेंट से और उस पर एग्री भी हो गई हैं स्टेट गवर्नमेंट्स। तो अब जो है धीरे धीरे जो है ये रेगुलेटर परख जो है वो बनाया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा। तो ये परख जो है ये एक रॉट लर्निंग जो हमारा ट्रेंड चलता आ रहा है एजुकेशन में उसको ख़त्म करने के लिए परख बनाने की ज़रूरत है। और ये ऑफ कोर्स एक यूनिट ऑफ एनसीईआरटी होने वाला है और नॉर्म सेट करेगा, स्टैंडर्ड सेट करेगा, गाइडलाइन सेट करेगा कि कैसे स्टूडेंट्स को असेस किया जाए, कैसे उनको एग्जामिनेशन उनका लिया जाए। तो अब जो है पीरियोडिक लर्निंग आउटकम टेस्ट उनके लेगा स्टूडेंट्स के, ताकि जैसे आपका नेशनल अचीवमेंट सर्वे है, ठीक है, तो उससे पता लगता है ना कि बच्चों की जो है एजुकेशन कैसी चल रही है। अगर सब कुछ सही मौके पर रहा, सब कुछ सही प्लान के मुताबिक चला, तो नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो नेक्स्ट आपका जो 2024 में होने वाला है रादर, वो परख ही कंडक्ट करेगा। ठीक है, इसमें ऑफ कोर्स आपके परख में लीडिंग असेसमेंट एक्सपर्ट्स होंगे, स्टेट्स के भी, सेंटर के भी, इंडिया के भी और इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग रखने वाले एक्सपर्ट्स होंगे। इसमें एक नेशनल सिंगल विंडो सोर्स होगा जो कि आपकी सारी असेसमेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जो है स्टूडेंट्स वो आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब इसकी एक तो फायदे क्या हैं? परख जो है एक तो यूनिफॉर्मिटी लेके आएगा। अभी क्या होता है कि कई स्टेट बोर्ड्स बहुत अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं, कई स्टेट बोर्ड्स अच्छे नहीं परफॉर्म करते हैं, तो आपको इसीलिए परख जो है वो यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन कंट्री में लेकर आएगा। फिर स्टैंडर्डाइजेशन, कंट्री में आपकी टेक्निकल स्टैंडर्ड जो हैं, डिज़ाइन, टेस्ट डिज़ाइन, एडमिनिस्ट्रेशन, एनालिसिस, सारी रिपोर्टिंग जो होती है स्कूल की, उन सब के लिए स्टैंडर्ड सेट कर देगा, ताकि कंट्री में डिस्पैरिटी ना रहे कि ये स्टेट्स के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा अच्छे एजुकेशन वाले हैं और जो ये स्टेट के हैं वो ज़्यादा अच्छे एजुकेशन वाले नहीं हैं। फिर स्किल डेवलपमेंट पर भी फोकस होगा इसका। ऑफ कोर्स स्कूल बोर्ड्स को एनकरेज करेगा कि जो मॉडर्न 21st सेंचुरी की रिक्वायरमेंट्स हैं, स्किल रिक्वायरमेंट्स, उनको अडॉप्ट करो और उसके बेसिस पे भी बच्चों की असेसमेंट करो। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954। ये आपका सोशल इश्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट पिटीशन जो कि स्पेशल मैरिज एक्ट को चैलेंज कर रही थी उसको जो है वो डिसमिस कर दिया है। तो ये रिट पिटीशन जो है वो कह रही थी कि जो आपका स्पेशल मैरिज एक्ट के जो कुछ प्रोविजंस हैं वो
कॉन्स्टिट्यूशनल को वॉयलेट करते हैं। कैसे वॉयलेट करते हैं अभी देखेंगे हम आगे, ठीक है। अब जो है जुडिशरी की ये ड्यूटी है कि जो हस्बैंड और वाइफ दोनों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। ये हमारा बैकग्राउंड है, इसके बेसिस पर ही हमारे स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट जो है ये सब बनाए गए हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि जुडिशरी प्रोटेक्ट कर रही है हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है? स्पेशल मैरिज एक्ट उस केस में लागू होता है जब दो डिफरेंट रिलीजियस फेथ के लोग जो हैं वो आपस में शादी करते हैं। तो उस बॉन्ड ऑफ मैरिज, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है सोसाइटी में जो है थ्रेट हो सकते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट जो है 1954 में पास किया गया था। ये सिविल मैरिज बिटवीन पीपल ऑफ इंडिया और ऑल इंडियन नेशनल्स इन फॉरेन कंट्रीज दोनों के ऊपर लागू होता है, ठीक है। सो चाहे कोई भी फेथ के हों, कोई भी जो है हस्बैंड वाइफ किसी भी फेथ को फॉलो करते हो, उसके बेसिस पर ये स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो लगता है। तो अब इसमें सेक्शन 5 है स्पेशल मैरिज एक्ट का, वो कहता है कि कपल्स को ना 30 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। जब वो शादी करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, उसे 30 दिन पहले मैरिज ऑफिसर को नोटिस देना पड़ेगा, और उनको 30 दिन बाद जो है वो प्रेजेंट रहना पड़ेगा, और 3 विटनेसेस के साथ वो 30 दिन बाद जो उनकी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज होगी, जो उनकी शादी की जाएगी, ठीक है। अब पिटीशन क्या कह रही है? पिटीशन ये कह रही है कि ये जो 30 दिन का प्रोविजन है, ये उनकी राइट टू प्रिवेसी को वॉयलेट करता है। कैसे वॉयलेट करता है? ऑफ कोर्स पहले तो राइट टू प्रिवेसी का क्वेश्चन है, दूसरा ये है, वो कहते हैं कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 को भी वॉयलेट करता है, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी को भी ये वॉयलेट कर रहा है। कैसे? क्योंकि जो प्रोविजंस, ये जो 30 दिन का प्रोविजन है, ये आपने बाकी पर्सनल लॉज में तो नहीं रखे हैं, तो आपने स्पेशल मैरिज एक्ट में क्यों प्रोविजंस रखे हैं? आप इक्वालिटी लेके आओ, सब में सेम प्रोविजंस रखो। तो ये ऑफ कोर्स पेटिशन कह रही है, ऑफ कोर्स ऐसा। और प्रोविजंस जो हैं, जो चैलेंज किए गए हैं, जिसमें राइट टू प्रिवेसी की वायलेशन कहाँ पे आ रही है, वो ये आ रही है सेक्शन 6 में। सेक्शन 6 में कहा जाता है कि जो मैरिज ऑफिसर के पास 30 दिन पहले आपको बताना है, तो जो मैरिज ऑफिसर होगा वो मैरिज नोटिस बुक में ये डिटेल्स डाल देगा, और कोई भी पर्सन जो है इंस्पेक्शन करना चाहे उस मैरिज की डिटेल्स को, तो वो इंस्पेक्ट कर सकता है और ऑब्जेक्शन दे सकता है उस मैरिज से रिलेटेड, ठीक है। तो इसी में ही जो है पिटीशन कह रही है कि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो इंडिविजुअल्स की है, ये आप उसको पब्लिक स्क्रूटनी के लिए ओपन क्यों कर रहे हो? उससे क्या होता है कि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो कपल्स को हरास करना शुरू करते हैं। पहले ही जो है वो कपल्स जो हैं वो इंटर रिलीजियस मैरिज कर रहे हैं, तो सोसाइटी में उनके ऊपर पहले ही प्रेशर है। 30 दिन का आप टाइम और दे रहे हो कि आप जो है, कोई भी पर्सन जो है वो देख सकता है कि कौन कौन से लोग जो हैं इस एरिया में या किसी भी एरिया में रादर इंटर रिलीजियस मैरिज कर रहे हैं। तो उस केस में जो है उनको जो है वो उनकी लाइफ को थ्रेटन भी हो सकता है, और जो है ऑफकोर्स उनकी प्राइवेसी भी वायलेट हो रही है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जीडीपी ग्रोथ। तो ये इकोनॉमी सेक्शन से इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है वो अप्रैल जून के क्वार्टर में 13.5% जो है वो नोट किया गया है। तो ये सेकंड हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ है इंडिया का, जो है ऑफ कोर्स लास्ट टाइम जो है अप्रैल जून 2021 में का जो पीरियड था, जो लास्ट ईयर का सेम क्वार्टर था, उसमें इंडिया की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा देखने को मिली थी। क्यों देखने को मिली थी? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस इफेक्ट है। हमारा जो बेस है वही कम था, तो उसके बेसिस पर अगर आप नॉर्मल से थोड़ी सी भी ग्रोथ करोगे तो आपको ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो 8 इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स हैं, जो आपके 8 जो है मेन आपके जो इंडस्ट्रीज़ हैं, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी, इसमें 11.5% जो है वो ग्रोथ देखने को मिली है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर जो ग्रोथ 21.4% थी। ऑफ कोर्स वो भी बेस इफेक्ट की वजह से जो है वो ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिली थी। इस बार क्या हुआ है, अच्छी चीज़ जो है वो आपको देखने को ये मिलेगी कि जो आपका ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, जो आपके प्रोडक्टिव एसेट्स इकोनॉमी क्रिएट होते हैं, जिससे कि आपको अगले लॉन्ग टर्म में आपको ग्रोथ देखने को मिलती है, वो इस बार हमारे 10 ईयर हाई लेवल पर पहुंच गए हैं। 34.7% के आसपास ग्रोथ हमको उसमें देखने को मिली है। तो ये जो है एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए कि हम फ्यूचर हमारी गवर्नमेंट और हमारे प्राइवेट सेक्टर दोनों जो है वो प्रोडक्टिव एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं, जिससे हमारे आने वाले 10 साल, 20 साल या उससे ज़्यादा में हमको उसके जो है वो फ्रूट्स देखने को मिलेंगे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में, ठीक है। अब जो है ऑफ कोर्स जो है आने वाले जो क्वार्टर्स होंगे उसमें ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी, हो सकता है 4%, 5% या 6% हो जाएगी, बिकॉज आपको पता है इन्फ्लेशन जो है वो वर्ल्ड वाइड फिनोमेना बन गया है। तो हमारी कंट्री में भी जब इन्फ्लेशन आया है तो आरबीआई को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़े हैं। जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हो तो आप मनी को सक कर लेते हो अपने पास, सेंट्रल बैंक, ठीक है। जब मनी सक हो जाती है इकोनॉमी में से, तो इकोनॉमी जो है वो थोड़ी
अंडर परफॉर्म करना शुरू कर देती है क्योंकि मार्केट में पैसा नहीं है, ठीक है। सो अब हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखते हैं। जीडीपी, जीडीपी क्या होता है? आपका टोटल मॉनेटरी मार्केट वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि एक कंट्री के बॉर्डर में प्रोड्यूस होती हैं, है ना। अब हम जीडीपी को कैसे नापते हैं, कैसे जो उसको हम कैलकुलेट करते हैं? पहला होता है कंजम्पशन, मतलब जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स कंजम्पशन कर रहे हैं उसी से तो आपकी इकोनॉमी चलती है। वो सबसे बड़ा इंजन होता है। 56% जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कंजम्पशन ही करता है। दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट, मतलब आपकी जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब जो कंपनीज इन्वेस्टमेंट कर रही हैं जो आपकी इकोनॉमी को चलाने के लिए, वो सेकंड बिगेस्ट इंजन होता है। 32% वो कंट्रीब्यूट करता है। और इस बार हमको इसमें ग्रोथ देखने को मिली है, तो बहुत अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए, क्योंकि इसके हमको लॉन्ग टर्म फ्रूट्स जो है वो मिलने वाले हैं, ठीक है। तीसरा होता है आपकी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करेगी उससे डिमांड्स क्रिएट होंगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है अपना वो भी एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है, तो उससे क्या होता है, मार्केट में डिमांड क्रिएट होती है, एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, आपकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज उससे चल जाती हैं। चौथा है आपका नेट एक्सपोर्ट्स। ऑफ कोर्स इस क्वार्टर में हमारे एक्सपोर्ट सफ़र हुए होंगे, क्योंकि हमारी जो है डॉलर जो है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हो गया। याद रखो, रुपी डेप्रिशिएट नहीं हो रहा है, आपको पहले भी समझाया था। रुपी अंडर परफॉर्म नहीं कर रहा है, डॉलर जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा है, सारी करेंसीज को अप्रिशिएट हो रहा है, जो कि यूएस की खुद की इकोनॉमी के लिए खराब है, ठीक है। सो अब हम देखते हैं नॉमिनल और रियल जीडीपी में फ़र्क क्या होता है। तो नॉमिनल जीडीपी तो आपका होता है कि जो आप करंट मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हो, जो आपका जैसे इस बार 13.5% दिखा रहा है। लेकिन रियल जीडीपी क्या होता है? जब आप उसमें से इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देते हो तो आप उसको, आपके पास रियल जीडीपी आता है, ठीक है। सो जैसे आपको एग्जाम्पल लें कि अगर साल 2003 में जो 100 रुपये की वैल्यू थी, क्या वो साल 2022 में 100 रुपये की सेम वैल्यू है? नहीं है ना। तो अगर आप साल 2022 के हिसाब से देखना चाहते हो 100 रुपये की वैल्यू, तो आपको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके उसको देखना पड़ेगा। सो बजट मेकिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से तो नॉमिनल जीडीपी देखती है गवर्नमेंट, और जो एब्सोल्यूट लेवल है उसका या ग्रोथ रेट है उसके बेसिस पर बजट जो है वो बनाया जाता है। लेकिन जो आम जनता के लिए रियल जीडीपी मैटर करता है, मतलब आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड जो है जीडीपी वो मैटर करता है। अब हम देखते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिड क्या होता है। तो ग्रॉस वैल्यू एडिड बेसिकली आपने जो भी वैल्यू एडिशन की है मॉनेटरी टर्म्स में आपके प्रोडक्टिव एरियाज इकोनॉमी में, उसको हम कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिशन, मतलब टोटल आप सप्लाई कितनी बढ़ा रहे हो, आउटपुट कितनी बढ़ा रहे हो इकोनॉमी के अंदर। अब हमको अगर जीडीपी के साथ इसका रिलेशन देखना हो, तो हम ये कह सकते हैं ना कि जितनी आपने टोटल सप्लाई बढ़ाई है इकोनॉमी में, प्लस आपकी गवर्नमेंट ने जितना टैक्स अर्न किया है इकोनॉमी में उस टाइम पीरियड में, उसमें से जितनी उन्होंने सब्सिडीज दी है, उससे तो हमारे को जीडीपी पता लग जाएगा कि डिमांड कितनी है मार्केट में। डिमांड कैसे पता लगेगी? डिमांड इज इक्वल टू जितनी सप्लाई आई है प्लस जितनी गवर्नमेंट ने टैक्सेस जो है कलेक्ट किए हैं, और माइनस गवर्नमेंट ने अगर कोई सब्सिडी दी है तो उसको माइनस कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीडीपी अगर ज़्यादा है और जीवीए अगर कम है, इसका मतलब गवर्नमेंट ने जितने टैक्सेस ज़्यादा कमाए हैं और सब्सिडीज़ कम जो है वो स्पेंड की हैं। अगर जीवीए ज़्यादा है, अगर सप्लाई मतलब जो है टोटल सप्लाई ज़्यादा है और टोटल डिमांड जो है वो कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि गवर्नमेंट खुलेआम सब्सिडी ज़्यादा देती रही, जितनी उनकी टैक्स कलेक्शन भी नहीं हो रही थी। उसकी वजह से क्या हो गया कि सप्लाई ज़्यादा हो गई है और डिमांड उतनी है नहीं है, डिमांड कम है। तो ये ऑफ कोर्स आपके लिए इकोनॉमी के लिए एक तरह से वरिंग साइन होता है। अब फिस्कल डेफिसिट क्या है? फिस्कल डेफिसिट वो है कि जब गवर्नमेंट की इनकम में शॉर्टफॉल आने लगे, गवर्नमेंट अपना खर्चा ज़्यादा कर रही है और इनकम कम है, तो उसको हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चिनूक। चिनूक आपका सिक्योरिटी रिलेटेड टॉपिक है। तो यूएस आर्मी ने अपने CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर्स को जो है वो ग्राउंड कर दिया है, बिकॉज कहा गया है कि उसमें रिस्क ऑफ इंजन फायर्स है। इसको बोइंग ने मैन्युफैक्चर किया है और कहा जा रहा है कि इंजन फायर्स होने का खतरा है इस हेलीकॉप्टर में। और क्यों खतरा है? क्योंकि जो इंजन है वो हनीवेल नामक एक कंपनी ने बनाया है, और इस इंजन में कुछ कंपोनेंट्स लगते हैं ओ रिंग्स नाम के, वो प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं थे, इसलिए चिनूक में जो है ये प्रॉब्लम आ रही है। अब इंडिया के लिए क्यों ये खतरे की घंटी है? क्योंकि इंडिया के पास भी 15 चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं जो 2019 में हमने इंडक्ट किए थे। तो इंडिया भी जो है वो यूएस आर्मी से इन्फॉर्मेशन ले रहा है कि क्या ये सच में इतनी सीरियस प्रॉब्लम है कि क्या इनको उड़ाना सेफ नहीं है। तो उसके बेसिस पर ही इंडियन एयरफोर्स भी जो है वो आगे एक्शन लेगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंटी रेडिएशन पिल्स। तो ये आपका साइंस एंड टेक से रिलेटेड टॉपिक है। तो आपको पता है कि यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर डिजास्टर होने का एक खतरा मंडरा रहा है। इसके लिए यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है कि 5.5 मिलियन एंटी रेडिएशन पिल्स दी हैं उन लोगों को जो उस एरिया में रहते हैं। तो ये यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि जब अगर तुम्हें लगे कि रेडिएशन लीक हो गया है, तो उसके ही बिल्कुल आपको टाइम पहले 24 घंटे के अंदर अंदर आपको
आपको उसको जो है वो खाना है इस पिल को, ताकि आप हो सके तो आपको मतलब कंसिडरेबली आप रेडिएशन जो होगा, न्यूक्लियर रेडिएशन, उससे बच सकोगे। ठीक है, तो अब ये एंटी रेडिएशन पिल्स होती क्या हैं? तो आपको पता है कि अगर कोई ऐसा न्यूक्लियर हैजर्ड हो जाए तो वो ह्यूमंस के लिए खतरे वाला हो सकता है। तो आपके लिए एंटी रेडिएशन पिल्स बनाई जाती हैं पोटेशियम आयोडाइड की। ये होती हैं पोटेशियम आयोडाइड टैबलेट्स। ये होता क्या है, ये नॉन रेडियो एक्टिव आयोडीन है। तो आपको पता है ना कि आपकी जो है बॉडी में थायराइड ग्लैंड होता है। थायराइड ग्लैंड क्या करता है, आपके आयोडीन को एब्जॉर्ब करता है। तो अब समझ लो न्यूक्लियर रेडिएशन जो है वो हुआ, ठीक है, न्यूक्लियर कोई ऐसा हैजर्ड हुआ, तो जो न्यूक्लियर रेडिएशन जब रिलीज होगा तो वो एयर में भी फैलेगा। जब वो एयर में फैलेगा तो वो आयोडीन के साथ रिएक्ट होकर रेडियो एक्टिव हो जाएगा। तो आयोडीन, जब वो रेडियो एक्टिव आयोडीन हो जाएगा तो आपके जो थायराइड ग्लैंड है उसको तो ये नहीं पता ना कि वो आप जो भी वो आयोडीन को एब्जॉर्ब कर रहा है वो नॉन रेडियो एक्टिव है या रेडियो एक्टिव है। तो हमारे थायराइड ग्लैंड को तो पता नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम अपने थायराइड को ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे। कैसे ब्लॉक करेंगे? हम इतनी मात्रा में आपका नॉन रेडियो एक्टिव आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड टैबलेट्स के रूप में खा लेंगे, जिससे क्या है हमारा थायराइड फुल हो जाएगा। जब थायराइड फुल हो जाएगा लगभग 24 घंटे के लिए, तो वो कोई भी और, चाहे वो नॉन रेडियो एक्टिव हो चाहे रेडियो एक्टिव हो, उस आयोडीन को वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो इससे क्या हो सकता है कि हम रेडियो एक्टिव आयोडीन से बच सकेंगे। तो लेकिन इशू क्या है कि ये सिर्फ हमारे थायराइड ग्लैंड को ही प्रोटेक्ट करेगा, थायराइड कैंसर से हमको बचाएगा, लेकिन बाकी जो आपके ऑर्गन्स हैं वो इससे नहीं बचेंगे। हम सिर्फ इसमें थायराइड को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो इमीडिएटली अटैक होता है आपके रेडियो एक्टिव आयोडीन से। ठीक है, तो ये मेथड भी जो है बेसिकली ये भी फुल प्रूफ नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपके थायराइड ग्लैंड ने कितना जो है वो नॉन रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है वो अब्जॉर्ब किया है। अगर थोड़ी सी भी जगह बचेगी तो वो रेडियो एक्टिव आयोडीन को भी अब्जॉर्ब कर लेगा, उससे आपका जो है पर्पस डिफीट हो जाएगा। और ये पिल्स सबके लिए नहीं बनी है, ऑफकोर्स जो 40 साल से नीचे कम के एज के लोग हैं उन्हीं को रिकमेंड की जाती है ये पिल्स लेना। और इवन जो है प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वीमेन, उनको भी कहा जाता है कि वो भी इसको ले सकती हैं। ठीक है, अब ये ऑफ कोर्स थायराइड को तो बचा लेता है रेडियो एक्टिव आयोडीन से, लेकिन ये बाकी ऑर्गन्स को नहीं बचाता है जो कि रेडिएशन कंटेमिनेशन से जो है वो खराब भी हो सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लंपी प्रोवैक। तो ये आपके साइंस एंड टेक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो लंपी प्रोवैक एक वैक्सीन है जो आपकी लंपी डिसीज, स्किन डिसीज से आपके लाइव स्टॉक को बचाने के लिए बनाई गई है। इसको बनाया किसने? नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वीन्स ने इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इजाट नगर बरेली के साथ मिल के इसको बनाया गया है। और ये आपकी लंपी स्किन डिसीज़ क्या है? ये एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो कैटल में इस टाइम पर हो रही है। और ये फीवर होता है इसके अंदर, लिम्फ नोड्स जो हैं वो एनलार्ज होने लगते हैं, मल्टीपल नोड्स बनने लगते हैं स्किन के ऊपर। आपने देखा ही होगा है ना, स्वेलिंग हो जाती है लिम्स और जो है लेमनेस हो जाती है कैटल के उसमें बॉडी में। तो उसके बचने के लिए लंपी प्रोवैक जो है ये वैक्सीन बनाई गई है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज। नाउ एक और टॉपिक है मिखाइल गॉर्बाचेव। तो मिखाइल गॉर्बाचेव, आपको पता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो मिखाइल गॉर्बाचेव जो हैं वो फॉर्मर सोवियत लीडर थे जिन्होंने कोल्ड वॉर को ख़त्म किया था पीसफुली, और उनकी जो है अभी डेथ हो गई है 91 ईयर्स की एज में। तो वो एक रशियन सोवियत पॉलिटिशियन थे, प्रेसिडेंट थे, सोवियत यूनियन के लास्ट प्रेसिडेंट थे। और वो वैसे तो मार्क्सिज्म लेनिनिज्म में बिलीव करते थे, बट धीरे धीरे वो सोशल डेमोक्रेसी की तरफ मूव होने लगे। उन्होंने सोवियत अफगान वॉर से भी अपनी सेना को वापस बुला लिया था। ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्ट क्या था? ओपननेस, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, प्रेस होनी चाहिए सोवियत रशिया में, वो ये लेकर आए थे इस पॉलिसी को। और एक पेरेस्ट्रोइका की थी कि जो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग पहले सोवियत स्टेट लेती थी, वो सारे इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग को वो जो है डिसेंट्रलाइज करना शुरू किया उन्होंने, कि नीचे जो है प्राइवेट इंडस्ट्री भी शुरू हो सके। फिर उनको उसकी वजह से क्या हुआ कि ऑफकोर्स सोवियत यूनियन जो है वो कोलैप्स हो गया। और जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ तो एज एन अवार्ड उनको नोबेल पीस प्राइज जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज ने दिलवाया था। ठीक है, सो एनीवेज नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Parak. This topic is important for your governance section. So the union government with the state governments is planning to create this benchmark framework for assessing students known as Parak. So Parak means Performance Assessment Review and Analysis of Knowledge for Holistic Development. So it's a part of National Education Policy. So before understanding this Parak, we have to see the background of National Education Policy. You know that first education policy came in 1968 and the second one came in 1986. The recent one, the 2021, was formed by
former ISRO chief Kasturi Rangan ji, and it is a comprehensive framework for India's elementary to higher education, and it aims to transform India's education system by the year 2040. Of course, this is not a mandatory policy. It is giving just a broad direction to both the central government and the state governments to follow, because the education is a concurrent subject. The states and center are free to follow their own models of education. So, but the central government has accepted that they have a goal of implementing this entire policy by the year 2040. So Parak is a constituent of this national education policy. It has been a suggestion in this policy itself. So what is Parak? So Parak is basically a new assessment regulator. We want to get rid of the rote learning examinations that we currently perform upon our students. So discussions have been made between the states and central government, and most of the states have endorsed these national education policy proposals that we should have board exams twice a year, so that it will help students to improve their scores. We should offer two types of papers on mathematics, so that one will be a standard exam, the other one will be a will test the higher level of competency between the students, so that fear of maths can be reduced. And the next one is to set two set of question papers. One will be, of course, MCQ based, and the other will be the usual descriptive exam. So now the Union Education Ministry is consulting with the states, and probably in the next 2 years, this regulator Parak will be established. So what will be Parak? Parak will basically put an end to the emphasis on rote learning. Currently, our examination system is incentivizing rote learning, and Parak will act as a constituent unit of NCERT. It will also have representation from state boards. It will set the norms, standards, and guidelines for assessing the students. It will also hold periodic learning outcome tests like the National Achievement Survey. If the plans remain on track, the next National Achievement Survey of 2024 will be conducted by Parak only, and it will consist of leading assessment experts who will have a understanding of educational systems in both India and abroad. And it will also provide a national single window source for all assessment related information regarding the students and the expertise also. So what will be the benefits of Parak? Parak will provide uniformity. You know that some state boards are better than the other ones. So once Parak comes into picture, it will be uniform, performance will be uniform, and it will also help in standardization. So the technical standards, analysis, reporting, test design, everything will be standardized, so that there will be no disparity in the state education systems. So it will also encourage and help school boards to shift their assessment patterns towards meeting the skill requirements of the modern 21st century. So the next topic is Special Marriage Act of 1954. So this topic is important for your social issues. So Supreme Court has recently dismissed a writ petition which was challenging the provisions of Special Marriage Act, which required the couple to give notice before declaring to declare their intent to marry 30 days before their actual marriage. So this petition has been dismissed, but another petition, Nandini Praveen versus Union of India and others, has been accepted, and the Supreme Court is awaiting the reply of Union government. So why is it important? Because it is the duty of the judiciary to protect the rights of both husband and wife, and for that several laws are framed: Hindu Marriage Act, Muslim Marriage Act, and the Special Marriage Act also. So Special Marriage Act is basically a law which allows people from two different religious backgrounds to come together in the bond of marriage, and it is applicable to the civil marriage for people of India and all Indian nationals who are living in foreign countries, irrespective of the faith that either of the party is following. So the key provisions of this act is that Section 5 of Special Marriage Act says that couples who want to get married, they should serve a notice with the relevant documents to the marriage officer 30 days before the intended date of marriage, and they have to be present before that on that period, and with 3 witnesses they can get married. Of course, other conditions fulfilled. But the petition is saying that this act is violating the right to privacy. We'll see how it is violating. And it is also saying that this 30 days provision, it is not applicable in the personal laws. Then why it is applicable to the Special Marriage Act? So that's why it is violating the right to equality also. So this petition is saying that this act is violative of constitutional freedoms. So what is the
right to privacy question here. So actually, Section 6 says that when the marriage officer receives such a notice by any couple, then the marriage officer will publish it in the marriage notice book, and any person who is desirous of inspecting that can examine it, and in case any objection has to be submitted, then under Section 7 any objection can be submitted. So this petition is saying that you are making our personal information open to public scrutiny. It will damage our right to have control on our personal information and its accessibility. So what will happen is that in any area, if you want to know if any couple or interreligious marriage is taking place within the next 30 days, then you can just go ahead and open that marriage notice book, and you can get to know about it. Already these people who are marrying who are indulging in interreligious marriage, they are already at threat of the society, and you are encouraging these antisocial elements to harass these couples. So this was the petition, but now of course it has been dismissed, but another petition has been accepted and the reply of the central government is awaited. So the next topic is GDP growth. So this topic is important for our economy section. So India's GDP growth in the April-June quarter has surged to 13.5%. So it is the second highest growth level that India has ever clocked. And the last one in the last quarter of 2021, the GDP growth was about 20.1%, but it was due to an extremely strong base effect. The growth of 8 infrastructure sectors has witnessed 11.5% growth, and but last year in the same period, 21.4% growth was witnessed, of course, due to a strong base effect. The private investment has risen by 20.1%, but the good news is that the gross fixed capital formation has witnessed about 34% plus growth, which means that the private investment is starting to pick up pace, and even the government efforts to invite investments in India is picking up pace, and this will create employment. This will create productive assets in the future, the dividends of which India will reap in the next 10 to 20 years. But of course, you should not be expecting any growth in the next few quarters, because the world is reeling under inflation, and the central bank is raising interest rates. So when you raise interest rates, you suck out money from the market, and in the absence of money available in the market, the growth would suffer. So it's a temporary phenomena. Probably by the end of this fiscal year, the situation will start getting back normal. But anyways, what are the basic terminologies here? So GDP, you know that it is the total demand in the economy. How do we track it? The total monetary or market value of finished goods and services produced within a country's border is the GDP. So what constitutes the GDP? The biggest engine of GDP is the consumption. So the consumption demand from private individuals, whatever you and me or any other people are demanding, it drives the GDP. Almost 56% of all GDP consists of this consumption. The second is the investment. So this is the gross fixed capital formation. So it has seen a 34% growth this year. This quarter, which is a very good news for us. The second biggest engine, which is the investment demand generated by private sector businesses, has witnessed a growth, which means that our economy is going to see a balanced the economy will start balancing itself in the next few years. The third one is government. So whatever government is spending, it will trickle down into growth also. So almost 11% of the GDP consists of whatever government is spending. Next is of course the net exports, but this time the exports were suffering because the rupee, not the rupee, the dollar was appreciating. The dollar was appreciating. It was not our rupee which was appreciating. So it was not our rupee which was depreciating. It was rather dollar which was appreciating too much, and it was the entire world's currencies were suffering in comparison to the US dollar, which is actually not good for the US economy itself. So anyways, so what is nominal GDP and real GDP? So you know that nominal GDP is basically the GDP which we calculate at current market prices, but real GDP means you adjust the inflation rate from that nominal GDP. Like I was giving an example, the 100 rupees in 2001, in the year 2001 is not the same as 100 rupees of the year 2022. We have to adjust for the inflation to arrive at the real value of 100 rupees in 2022.
But from the budget making perspective, the government takes nominal GDP into consideration. But from the perspective of common people, real GDP is what matters. So what is gross value added? Basically, it is the total supply in the economy. So amount of value added in the productive areas of the economy is gross value added. So we can also arrive at GDP from this formula. Whatever is total supply and whatever taxes have been earned by the government minus any subsidies that the government has given, it will lead us to total demand. Okay, so if total demand is more than total supply, it means that the government has generated more money from taxes. But if supply is more, the total supply is more than the total demand, then it would mean that government gave subsidies liberally in excess of its tax collections. That's why supply was there but demand was not there. So what is fiscal deficit? So fiscal deficit means when your government's income is more than the government's income is less than the expenditure, and it is causing a deficit for the government. So the next topic is Chinook. So this topic is important for your security section. So US Army has grounded its fleet of CH-47 Chinook helicopters because they have found that this helicopter is at the risk of engine fires. This helicopter has been manufactured by Boeing, and it has been said that the engine which has been the engine of this helicopter has been manufactured by Honeywell International Inclusive, and they have not followed the design specifications with respect to a particular component in the engine known as the O-rings. So what it implies for India. So even India flies 15 Chinook helicopters. That's why Indian Air Force has sought information from US Army that what is the problem and is it really important to ground these Chinook helicopters. We inducted these Chinook helicopters in the Indian Air Force in 2019. So the next topic is anti-radiation pills. So this topic is important for your science and tech section. So there are fears of a nuclear disaster at Ukraine's Zaporizhzhia power plant. So that's why the European Union has decided to preemptively supply 5.5 million anti-radiation pills to the people who are residents in the vicinity of that nuclear power plant. So in case of a radiation emergency and in any accidental event or any nuclear hazard that can harm humans, these pills can be of some help. Why I'm saying some help, because we'll see it later. So first of all, what are these anti-radiation pills? So these pills are basically potassium iodide tablets, and they can provide some form of protection in case of radiation exposure. It contains non-radioactive iodine, and it will block the thyroid gland. How it will block the thyroid gland? You know that thyroid gland absorbs iodine and to function itself, but it does not discriminate between radioactive iodine or non-radioactive iodine. So what would happen is that in case of a radiation leak, then this radioactive elements will contaminate food, water and soil, and this radioactive iodine will float through the air. If the person starts inhaling it, then the thyroid gland in the body, it will not be able to discriminate between the radioactive iodine or the non-radioactive iodine in the body. So these potassium iodide tablets what would they do? They would block the thyroid. So basically you are consuming these potassium iodide tablets, and you are consuming this non-radioactive iodine to such a level that your thyroid becomes full of iodine. It does not have any space left to absorb any more iodine, either the radioactive or non-radioactive. So for at least 24 hours your thyroid is full. So is this method foolproof? No, of course it is not foolproof. It depends upon how much your thyroid gland can absorb the iodine, either the non-reactive or the radioactive. And these pills are not meant for everybody also. It is recommended for people under 40 years of age, and also for the pregnant and breastfeeding women. And it will only protect the thyroid gland, but it will not protect the other organs which have the radiation, which have threats from the radiation contamination. So the next topic is Lumpy Provac. So this topic is important for your science and tech section. So this is a vaccine which has been India's indigenous vaccine, which has been made for the lumpy skin disease. It has been developed by the National Research Center on Equines and the Indian Veterinary Research Institute of Izat Nagar. So what is lumpy skin disease? It's an infectious disease in cattle, which is caused by the virus of Poxviridae family.
and it is characterized by fever. Then you get then the cattle gets superficial lymph nodes, and which swells, and the body this swelling is generally witnessed on the limbs, and the cattle exhibits lameness. So to protect the cattle from this disease, this lumpy Provac vaccine has been created. So the next topic is Mikhail Gorbachev. So this topic is important for international relations. So the last Soviet, the president of the Soviet leader has recently died, and he was a Russian and Soviet politician. He was the last president of the Soviet Union. Initially, he was a follower of Marxism Leninism, but he slowly moved towards social democracy. He even withdrew from the Soviet-Afghan war, but his policies of Glasnost and Perestroika. Glasnost was basically openness, which meant freedom of speech and expression, freedom of press in the Soviet Union. Perestroika meant decentralized economic planning. So these two policies led to the collapse of Soviet Union. And after the collapse of Soviet Union, the Western countries rewarded him with a Nobel Peace Prize. Okay, so he was extremely unpopular in Soviet Russia also because of these decisions that he undertook. Even the current president, President Putin, did not like him too much. So, anyways, the next topic is. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.